नमस्ते फिजियोज। आज हमने ऑर्थोपेडिक का ट्रोमेटोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें हम देखेंगे फ्रैक्चर। तो पहले फ्रैक्चर की हम हेडिंग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट। तो पहले देखते हैं हम इसमें डेफिनेशन क्या होगी फ्रैक्चर की। ए फ्रैक्चर इज़ ए ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए बोन। मतलब अगर ये हमारी कोई बोन है, ये नॉन फ्रैक्चर बोन है और ये एक हमारी फ्रैक्चर बोन है, तो जो इसकी कॉन्टीन्यूटी थी उसमें ब्रेक आ गया और ये कॉन्टीन्यूटी टूट गई, तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर का जो हमारा साइन होता है वो होता है ये हमारा फ्रैक्चर का साइन होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, मतलब फ्रैक्चर का हमारा कोज क्या है। ठीक है, तो पहले इसमें आता है हमारा ट्रोमेटिक कोज, मतलब ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। इसमें हमारा ये हो सकता है RTA, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर फॉल, या फिर जैसे कि हम गिर जाएं, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ए फ्रैक्चर अकर ड्यू टू ट्रोमा कॉल्ड ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर फॉल। फिर आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब किसी डिजीज़ की वजह से जो हमारा फ्रैक्चर हुआ है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया हो गया बड़ों में, ये सब हो गया हमारा। स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब ए फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ए क्रोनिक रिपीटेड इंजरी स्ट्रेस कॉजिंग ब्रेक इन बोनी ट्यूबरकुले। मतलब अगर किसी बोन पे हम बार बार स्ट्रेस दिए जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होगा उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा फ्रैक्चर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा मतलब क्लोज फ्रैक्चर। जैसे मैं आपकी डायग्राम से समझाता हूँ एक बार। तो देखो ये है हमारा क्लोज फ्रैक्चर, इसमें स्किन हमारी इंटैक्ट है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, फ्रैक्चर डज डू नॉट कॉज ए ब्रेक इन द स्किन और ए फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या बोलते हैं हम, इसको कॉम्पाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रैक्चर होता है वो ब्रेक कर देता है स्किन को और सॉफ्ट टिश्यू को और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि इसमें देखो ये हमारी स्किन थी, ठीक है, इसमें ब्रेक हो गया, एक मिनट, ये हमारी स्किन थी, इसमें ब्रेक हो गया और जो हमारा फ्रैक्चर था, ये बोन थी, वो बाहर के एनवायरनमेंट से, जो बाहर का एनवायरनमेंट है इससे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, और इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मिनट, इसमें एक लाइन रह गई। इसमें भी दो पार्ट आते हैं ओपन फ्रैक्चर में, इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन। ठीक है, जो हमारा इंटरनली ओपन होगा तो जो शार्प फ्रैक्चर एंड पियर्स द स्किन फ्रॉम विद इन, मतलब ये जो शार्प एंड है फ्रैक्चर का, ये स्किन को पियर्स कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है और फिर बाहर आता है। ये अंदर से बाहर फ्रैक्चर आया है। एक होता है हमारा, देखो जो हमारे ये वाला फ्रैक्चर है ये इंटरनली ओपन फ्रैक्चर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारा जो फ्रैक्चर का एंड है, ये देखो कितना शार्प एंड है, इसकी वजह से हमारी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक हुआ है, तो ये इंटरनली ओपन है। एक्सटर्नली ओपन में क्या होगा, कोई बाहर से ऐसी चीज़ लगी है जिससे हमारा वुंड बन गया, स्किन ब्रेक हो गई, सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक हो गए और जो फ्रैक्चर था वो बाहर आ गया, मतलब जो फ्रैक्चर्ड बोन थी वो बाहर आ गई। ठीक है, तो मैं जो पॉइंट बता रहा था वो ये था, जो रिस्क होगा ना इन्फेक्शन का वो एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ लगी है और वो उस पर जर भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब जो सिंपल फ्रैक्चर होगा, जैसे कि ए फ्रैक्चर इन 2 पीस यूजली इजीली ट्रीटेबल, मतलब जो फ्रैक्चर हमारा 2 पीस में होगा वो जल्दी से ट्रीट हो जाएगा और सिंपल मेथड से ट्रीट हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होगा, मतलब जिसके मल्टीपल पीस होंगे, उसको डिफ़िकल्टी होगी ट्रीट करने में। फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, मतलब फ्रैक्चर के पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें जो एक साइड होगी फ्रैक्चर की वो ब्रोकन होगी और दूसरी साइड बेंड होगी, ऐसी हो सकती है। ये ज़्यादातर हमारा बच्चों में होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखो जैसे ये ब्रेन यहाँ से टूटी हुई है और एक साइड से ऐसे बेंड हो जाएगी ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। ऐसा। दूसरा आता है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर,
ये जो हमारा फ्रैक्चर है ये ज़्यादातर जो होता है वो इस वजह से होता है ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से। जैसे एग्जांपल, अगर हमने कोई चोक पकड़ी, उसका एक एंड हमने होल्ड किया और दूसरे एंड को घुमाया नीचे से, तो जो उस टाइप का फ्रैक्चर होता है, जो हमारी चोक ब्रेक होगी जिस पैटर्न में, उस टाइप का हमारा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इसके मैं लास्ट में डायग्राम दिखा दूंगा सबके। फिर आता है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब ए फ्रैक्चर इन विच बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटर्ड और क्रश्ड इनटू ए नंबर ऑफ पीस। देखो, एक पीस ये रहा, दो पीस ये रहा, ठीक है, एक से ज़्यादा पीस में। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्चर है, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। इसमें हमारा बोन सिर्फ ब्रेक हुआ है दो पार्ट में। इसमें देखो, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो मल्टीपल पार्ट्स में जो हो जाए या फिर पीस में जो हो जाए वो बोलता है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विच फॉर्म एन एंगल लेस देन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। मतलब अगर ये हमारा कोई फ्रैक्चर है, ये होगा हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें जो एंगल होगा हमारा, जो एंगल होगा वो 30 डिग्री से कम होगा। जिस भी फ्रैक्चर का एंगल 30 डिग्री से कम हो वो आता है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में, ठीक है। फिर आता है हमारा ओब्लिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विच फॉर्म एन एंगल इक्वल टू और मोर देन 30 डिग्री इज टर्म एज ओब्लिक फ्रैक्चर। मतलब जिस भी फ्रैक्चर का एंगल 30 डिग्री तक या फिर 30 डिग्री से ज़्यादा आ जाए उसको हम बोलते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। देखो, ओब्लिक फ्रैक्चर ये होता है ऐसा, ट्रांसफर होता है ऐसा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है हमारा, इन दिस टाइप दे आर टू फ्रैक्चर इन वन बोन बट एट डिफरेंट लेवल। जैसे एक फ्रैक्चर हमारा ये रहा और एक फ्रैक्चर हमारा ये रहा, तो इसको बोलेंगे हम सेगमेंटल फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसमें एक याद रखने वाली बात है कि जो हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर होता है वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे ये होता है हमारा सेगमेंटल कम्युनिकेटेड। जैसे देखो, इसमें ये कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे सेगमेंटेड हो गया, ठीक है। ये कम्युनिकेटेड हो गया और ये सेगमेंटल हो गया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, तो इसको बोलेंगे हम सेगमेंटल कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। फिर आता है हमारा कंप्रेशन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कोज्ड बाय कंप्रेशन। एग्जांपल, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रे कॉलम विद ऑस्टियोपोरोसिस। जिसको वर्टिब्रे में ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उस पर हमारी वर्टिब्रे में कंप्रेशन लगता रहता है थ्रू आउट द डे, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो, जैसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये होता है हमारा कंप्रेशन फ्रैक्चर। फिर आता है एवल्जन फ्रैक्चर, अकर व्हेन ए फ्रैगमेंट ऑफ बोन टियर अवे फ्रॉम द मेन मास ऑफ द बोन। एग्जांपल, जैसे ये हमारा कोई बोन है नॉर्मल और ये हमारा हो जाए एवल्जन फ्रैक्चर, ये होगा हमारा एवल्जन फ्रैक्चर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने के लिए हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखने पर खुद को पता होने चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया फ्रैक्चर का साइन ये होता है। दूसरा, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बोन कुड बी लार्ज एंड सडन, जैसे कि आरटी एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रिपीटेटिव ट्रिवल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब बोन ऐसे इजीली नहीं टूटती, या तो कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ होगी या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स या फिर सडन फोर्स लगेगी तब बोन टूटेगी, या फिर कोई रिपीटेटिव स्ट्रेस फ्रैक्चर है, मतलब बार बार रिपीट पड़ रहा है बोन, बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है बोन पे तो बोन ब्रेक होगी, ऐसे इतनी जल्दी बोन ब्रेक होती नहीं है। ये भी हमारा कुछ याद रखने के लिए है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो बच्चों में होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन होता है एथलीट में, फटीक फ्रैक्चर कॉमन होता है हमारा ऑक्यूपेशन, जैसे पुलिस हो गया, नर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गए, एक्सेट्रा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यूजुअली सीन इन एल्डरली पीपल, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसको हो जाए, ठीक है। हेयर लाइन और क्रैक फ्रैक्चर इज ए स्पेशल वैरायटी ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर ऐसा होता है, बोलते हैं ना कि बाल आ गया, वो हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है। ऐसे ये डिस्प्लेस नहीं होगा, अलग से दिखाने का नहीं, बिल्कुल एक पतली सी हेयर लाइन दिखेगी, वो होता है हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आएगा हमारा अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर,
इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्रैक्चर होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट में भी इजी होते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, दिस फ्रैक्चर आर इजी टू आइडेंटिफाई बाय द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। मतलब वही लिखा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है और इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर आता है हमारा डिस्प्लेस फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में भी डिस्प्लेस, मतलब ये कोई नॉर्मल फ्रैक्चर है हमारा, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये अनडिस्प्लेस है। अब आता है हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। देखो ये हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। तो इसमें फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मसल फोर्स होगी, ग्रेविटी होगी और फ्रैक्चरिंग फोर्स होगी। जैसे मैं एक बार बताता हूँ, तो देखो मैं ये वाला पॉइंट बताता हूँ एक बार, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में मसल फोर्स। तो ये हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है। इसमें जो डेल्टोइड है, ये हमारी मसल जो है ये फोर्स लगा रही है अपवर्ड। तो हमारा जो प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट है फ्रैक्चर का वो अपवर्डली मूव करेगा, तो ये हमारा डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। यही हमारा एग्जांपल था थोड़ा उसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल का, ठीक। फिर आता है हमारा इसमें, देखो एक चीज़ इसमें अलग है कि साइड टू साइड डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर इन विच लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन पैरेलल बट बोन इज डिस्प्लेस्ड कॉल साइड टू साइड डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर ये हमारी कोई बोन है, ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड है, लेकिन जो हमारा इसका लॉन्ग एक्सिस है ये पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम साइड टू साइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आता है हमारा अदर डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है, एंगुलेशन, एंटीरियर एंगुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पोस्टीरियर एंगुलेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शिफ्ट हो गया, इसके डायग्राम नीचे दिए हुए हैं, देखो एंगुलेशन हो गया, ये हमारा एंगुलेशन हो गया, ये हमारा शिफ्ट हो गया, बोन इधर की तरफ शिफ्ट कर रही है, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट बोल सकते हैं इसको। रोटेशन हो गया, बोन रोटेट कर दे, तो इनको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सिम्टम क्या होते हैं फ्रैक्चर के। देखो सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर होगा तो पेन जरूर होगा, स्वेलिंग होगी, मूव नहीं कर पाएगा उस पार्ट को जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है, डिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। ये हमारे क्लासिकल साइन होते हैं फ्रैक्चर के। अब अलग अलग साइड पे अलग अलग और भी ज़्यादा सिम्टम आ सकते हैं हमारे, ठीक है। सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, साइन वो होते हैं जो हम देखते हैं, जो डॉक्टर्स देखते हैं। जैसे स्वेलिंग सिम्टम भी है, पेन भी है, शॉर्टनेस ऑफ लिम स्पेशली इन लोअर लिम, ठीक है। अगर हमारा कोई मान लो ये फीमर है, ठीक है, इसका अगर हमारा फ्रैक्चर होता है और ये डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी इसकी लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर थी, अब इसकी लेंथ हो गई 1/2 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से जो होगी हमारी शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर लोअर लिम्ब में ही होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रीपिटस, मतलब टक टक की साउंड आएगी। लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन था जैसे फ्लेक्शन कर पा रहा था फिर वो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा, ये सब। लोकल बोनी टेंडरनेस होगी, एबनॉर्मल मोबिलिटी होगी, ठीक है। एबनॉर्मल मोबिलिटी हमारा श्योर साइन होता है कि ये फ्रैक्चर ही है हमारा, ठीक। अब जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे इसका मैनेजमेंट। देखो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज 1 एमरजेंसी केयर मतलब फर्स्ट एड, दूसरा डेफिनेटिव केयर मतलब जो ट्रीटमेंट देनी है, तीसरा फिर हमारा रिहेबिलिटेशन फेज मतलब फ्रैक्चर के बाद हील होने के बाद हम क्या करेंगे। एमरजेंसी केयर में हमारा फर्स्ट एड आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये हम वहीं पे देते हैं जहाँ पे जिस साइट पे फ्रैक्चर हुआ है। जैसे मतलब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो उसमें हम स्प्लिंट बांध देंगे, रेस्ट इमोबिलाइज कर देंगे फ्रैक्चर एरिया को और हम आइस करेंगे, वही सब इसमें लिखा है, देखते हैं। एमरजेंसी केयर ऑफ ए फ्रैक्चर बिगिन एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। इट कंसिस्ट ऑफ राइज, राइज आर से मतलब रेस्ट और इमोबिलाइज, आई से आइज, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग। इस जैसे हमारा ये फ्रैक्चर हुआ कोई, एक मिनट, ये हमारी स्किन है तो यहाँ पे हम स्प्लिंट बांध देंगे, ठीक है। अब एमरजेंसी है, फर्स्ट एड है, तो स्प्लिंट हम किस किस चीज़ का बना सकते हैं, कोई अम्ब्रेला हो, न्यूज़पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, ठीक है, वुडन स्टिक हो, स्प्लिंट से इसको बांध देंगे जिससे हमारा इमोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा
वही कॉमनली अवेलेबल आर्टिकल यूज फॉर स्प्लिंटेज ऑफ फ्रैक्चर, वुडन प्लैंक हो गया, बैम्बू हो गया, फोल्डेड न्यूज़पेपर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, पिलो हो गया, चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर अपर लिम, ट्रायंगुलर स्लिंग फॉर अपर लिम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा आइज थेरेपी टू रिड्यूस पेन और अकरेंस ऑफ स्वेलिंग। कंप्रेशन भी हम किसके लिए करते हैं, जिससे हमारी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए, एलिवेशन भी हम रिड्यूस हो जाए स्वेलिंग। ठीक है, एलिवेशन करते हैं अबव हार्ट लेवल। फिर सेकंड फेस आता है हमारा डेफिनेटिव फेस। इसमें हम यूज़ करते हैं, पहला आता है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किसके लिए कर सकते हैं, पहले करते हैं हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के लिए और इनकम्प्लीट या इम्पैक्ट फ्रैक्चर के लिए। ठीक है, पहले हम करेंगे इमोबिलाइजेशन, उसके लिए हम पीओपी कास्ट लगा देंगे। ए कास्ट इज अप्लाई टू इमोबिलाइज द बोन एंड मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ड्यूरिंग हीलिंग। ठीक है, मतलब देखो एक एग्जांपल हो, जैसे हमारी कोई वुडन स्टिक है, इस पे हमने फेविकोल लगा दिया। अगर हम इन बोन को बार बार मूव करेंगे तो ये फेविकोल अच्छे से इस पर स्टिक नहीं हो पाएगी और ये अच्छे से जो वुडन स्टिक है वो एंकर नहीं हो पाएगी। ठीक है, वैसे ही हमारा बोन में होता है। अगर बोन फ्रैक्चर होने के बाद इमोबिलाइज नहीं करेंगे तो वो बार बार हिलेगी डुलेगी और जो हमारा हेमाटोमा है वो डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से हमारा फ्रैक्चर हिल नहीं हो पाएगा प्रॉपर से। इस वजह से हम स्प्लिंटेज करते हैं। ठीक है, वही इसमें लिखा है स्प्लिंटिंग यूज टू स्टेबलाइज द बोन ऑफन इन द इनिशियल स्टेज बिफोर कास्टिंग। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़्यादातर हम स्प्लिंटेज जब यूज़ करते हैं बिना कास्टिंग से पहले, जैसे एमरजेंसी केयर में हमने पहले बात की थी। ठीक है, दूसरा हम मेडिसिन दे सकते हैं, एनाल्जेसिक हो गई, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई टू डिक्रीज पेन एंड इन्फ्लामेशन। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम बोल देंगे रेस्ट करो, अवॉइड करो वेट बेयरिंग टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी और अलाउ टू द बोन टू हील। ठीक है, फिर आता है हमारा फॉर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हम करते हैं रिडक्शन। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक मिनट देखो, जैसे हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो इसमें हम क्या देंगे, पहले जो हमारा जो ऑर्थोपेडिक का असिस्टेंट होता है वो देता है काउंटर ट्रैक्शन और ऑर्थोपेडिक देता है ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमारा काउंटर ट्रैक्शन और ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारा इसको पीछे की तरफ पुल करेगा ये। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा ये जो फ्रैक्चर है अपनी साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये फ्रैक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। अब रिडक्शन भी दो टाइप का होता है, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है हमारा, क्लोज रिडक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय ब्रिंग द बोन फ्रेगमेंट इनटू अ पोजीशन, मतलब प्लेस द एंड इन कॉन्टैक्ट थ्रू मैनिपुलेशन और मैनुअल ट्रैक्शन। वो ये जो था हमारा मैनुअल ट्रैक्शन था। ठीक है, जैसे ऑर्थोपेडिशियन या तो इधर से लगाएगा ट्रैक्शन या इधर से, और जो असिस्टेंट होगा वो काउंटर ट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होती है, जो हमारी एक्सट्रीमिटी होती है इज हेल्ड इन द डिजायर्ड पोजीशन वाइल द फिजिशियन अप्लाई ए कास्ट, स्प्लिंट और अदर डिवाइस। जब हमारा फ्रैक्चर रिड्यूस हो जाता है और जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन आ जाती है, फिर उसके बाद जो ऑर्थोपेडिक होता है वो कास्ट और स्प्लिंटेज लगा देता है। फिर दोबारा से एक्सरे किया जाता है टू वेरीफाई कि हमारा फ्रैक्चर सही जगह पे है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या करते हैं, देखो ओपन रिडक्शन में क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, मतलब ऑपरेशन होता है और स्किन को हटाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को हटाते हैं, फ्रैक्चर को ओपन करते हैं, फिर उसको हाथों से या फिर कोई डिवाइस से फ्रैक्चर को रिड्यूस किया जाता है। ये जो फ्रैक्चर जैसे अभी डिस्प्लेस्ड है, फिर उसको रिड्यूस किया जाएगा और ऐसे मतलब इसके एंड मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये होता है हमारा ओपन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए सर्जिकल अप्रोच वेयर एक्सटर्नल इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस आर यूज टू होल्ड द बोन फ्रेगमेंट इन पोजिशन अंटिल सॉलिड बोन इज हील अकर। मतलब पहले तो इसको रिड्यूस कर दिया, फिर क्या होगा, इसमें हम प्लेट लगा देते हैं, जिससे प्लेट लगा दी और स्क्रू लगा दिए, जिससे अब ये अपनी प्लेस में रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। फिर स्टिचेस कर देते हैं स्किन पे, ये हील हो जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको निकाल देते हैं प्लेट वगैरह को, नहीं तो ऐसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरनल फिक्सेशन। वही जो हमने प्लेट वगैरह की बात की, इसमें स्टेबलाइज फ्रैक्चर विद इम्प्लांट इनसाइड द बॉडी। इम्प्लांट कौन कौन से होते हैं हमारे, स्क्रू हो गया, प्लेट हो गई, रोड हो गई, पिंस हो गई। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा अब हमारा, इसमें जो प्रोसीजर होता है वो होता है इम्प्लांट प्लेस डायरेक्टली ऑन टू
इनटू द बोन सर्जिकल, मतलब या तो बोन के ऊपर या बोन के अंदर। जैसे इनटू में भी मतलब बोन के अंदर कौन सी आएगी, मेडुलरी नेल आ जाएगी, इंट्रामेडुलरी नेल। ऑनटू में हमारा प्लेट आ गई, स्क्रू आ गई, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी फिक्सेशन फॉर अर्ली मोबिलिटी, ठीक है। यूज़ क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स लॉन्ग बोन फ्रैक्चर और जॉइंट फ्रैक्चर, इसमें हमारा ये यूज़ होता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर आता है, फिर फिक्सेशन आता है। ये हमारा स्टेबलाइज करता है फ्रैक्चर को विद फ्रेम आउटसाइड द बॉडी, मतलब देखो इस टाइप का होता है हमारा एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है। देखो ये हमारा फ्रैक्चर है, इसमें हमारा एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया। अब उसको हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, उसको बाहर से ही हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जब होता है जब हमारा जो फ्रैक्चर का कंपाउंड फ्रैक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है। और अगर हम इसमें इंटरनल फिक्सेशन लगाएंगे तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे, रिजेक्शन भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो हम उस जब तक ये फ्रैक्चर का वुंड हील नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक हम उसमें एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं, ठीक है। इसमें डिवाइस कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फ्रेम जो भी दिखाया था, रोड हो गया, पिन हो गया, वायर्स हो गए। प्रोसीजर क्या होता है इसका, पिन इंसर्ट करते हैं थ्रू द स्किन इनटू बोन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फ्रेम, ठीक है। वही जैसे अभी दिखाया था, इसमें ये वाला भी हो सकता है। अब आता है स्टेबिलिटी, अलाउ सॉफ्ट टिश्यू केयर, एडजस्ट एज नीड, मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी हमारी नीड है। यूज़ क्या हो गया, ओपन फ्रैक्चर, वही कंपाउंड फ्रैक्चर, सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, टेम्पररी स्टेबलाइजेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में हमने पहले भी देखा था कि कंजर्वेटिव में हमारा कास्टिंग कर देते हैं, स्प्लिंटेज कर देते हैं, सर्जिकल में एक्सटर्नल फिक्सेशन कर देंगे, इंटरनल फिक्सेशन में हमारा प्लेट हो गया, एक्सटर्नल में हमारा वही फ्रेम वगैरह हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। फिर आता है फेज 3, तो ये हमारे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम देख लेते हैं, रिहैबिलिटेशन फेज। तो जो फ्रैक्चर होते हैं इसमें क्या लिखा है, ऑल फ्रैक्चर में नॉट नीड रिडक्शन, मतलब सभी फ्रैक्चर को रिडक्शन की जरूरत भले ही ना हो, लेकिन सभी फ्रैक्चर को रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, रिहैबिलिटेशन इज ए केयर दैट कैन हेल्प यू टू गेट बैक, कीप और इम्प्रूव एबिलिटी दैट यू नीड फॉर डेली लाइफ, ठीक है। अभी बहुत बार देखा होगा किसी को फ्रैक्चर हुआ, जैसे रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ और कास्ट लगने के बाद फिर उनका जो रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, रिस्ट की जो मोबिलिटी है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। वो इस वजह से होती है, या तो उन्होंने कास्ट लगने के बाद अपने जो फिंगर की मूवमेंट थी वो कंटिन्यू रखी, या फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, रिस्टोर द फंक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर लिम्ब, रिट्रेन अदर अनअफेक्टेड जॉइंट फ्रॉम लूजिंग देयर नॉर्मल मूवमेंट एंड फंक्शन, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट क्या करते हैं, अगर ये कोई उनका हाथ है, उनको रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ तो वो अपनी एल्बो को भी मूव करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एल्बो को मूव करेंगे तो रिस्ट में प्रॉब्लम होगी, तो अगर ऐसा करेंगे तो एल्बो की भी रेंज ऑफ मोशन जाएगी और रिस्ट की तो जा ही रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन फेज, लिम्ब एलिवेशन, एक्टिव एक्सरसाइज फॉर अनअफेक्टेड जॉइंट, आइसोमेट्रिक फॉर इमोबिलाइज मसल, फंक्शन एक्टिविटी बाय अनअफेक्टेड जॉइंट, क्रच वॉकिंग ट्रेनिंग इन लोअर लिम्ब फ्रैक्चर। जो प्रोटोकॉल होता है प्लास्टर ट्रीटमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले इमोबिलाइजेशन फेज में क्या होगा, लिम्ब को एलिवेट करेंगे, एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे अनअफेक्टेड जो जॉइंट है जिस पे कोई दिक्कत नहीं है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे और इमोबिलाइज, आइसोमेट्रिक फॉर इमोबिलाइज मसल, मतलब अगर हमारा रिस्ट पे फ्रैक्चर हुआ है तो इमोबिलाइज मसल कौन सी है हमारी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, तो उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे। फिर फंक्शनल एक्टिविटी बाय अनअफेक्टेड जॉइंट, जो हमारा अनअफेक्टेड जॉइंट है उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्रच वॉकिंग ट्रेनिंग इन लोअर लिम्ब, ठीक है, जो हमारा लोअर लिम्ब है उसमें हम क्रच ट्रेनिंग कराएंगे। फिर आता है हमारा ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन, जब हमारा कास्ट ओपन हो जाए या फिर हम मोबिलाइजेशन फेज में आ जाएँ तो एक्टिव एक्सरसाइज फॉर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड जॉइंट दोनों ही कराएंगे, आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज फॉर द मसल, एनकरेज करेंगे फंक्शनल एक्टिविटी एंड अफेक्टेड लिम्ब विद अफेक्टेड लिम्ब, गेट ट्रेनिंग इन लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, टेंस यूएस और एसडब्ल्यूडी एलिवेट करेगा पेन को, एलिवेट मतलब कम करेगा पेन को, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी मोडालिटी है। अब आता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लिकेशंस 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है हमारा इमीडिएट फ्रैक्चर के होते ही, दूसरा अर्ली कुछ टाइम बाद, तीसरा लेट, ठीक है। तो पहले ही देखते हैं हम इमीडिएट वाली।
इमीडिएट में क्या हो सकता है, जैसे हमारा ये फ्रैक्चर है ह्यूमरस का, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का हमारा फ्रैक्चर है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई यहाँ से रेडियल नर्व जा रही है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व के डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वही है कि इमीडिएट में हमारा नर्व डैमेज आ जाएगा, इंजरी टू नियर बाय नर्व कोजिंग लॉस ऑफ फंक्शन और सेंसेशन, ठीक है, उस नर्व का जो हमारी इंजर्ड हुई है। वैस्कुलर इंजरी, जैसे नर्व है वहाँ पे वेसल भी होगी, वेसल भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फैट एम्बोलिज्म, फैट ड्रॉपलेट एंटर ब्लड स्ट्रीम पोटेंशियली कोजिंग लंग और ब्रेन कॉम्प्लिकेशन। अगर हमारा ये ज़्यादातर हमारा रिब में होता है, जैसे हम कोई CPR दे रहा है, CPR देते वक्त इतना फोर्स लगा दिया कि रिब डैमेज हो गई, रिब मतलब रिब में फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से हमारा एम्बोलिज्म बनता है, वो हमारा ब्लड में जाता है, उसकी वजह से हमारा पल्मोनरी और ब्रेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमारा अर्ली है। अब देखते हैं हम अर्ली वार्ली, पहले इमीडिएट कंप्लीट हो गई नहीं। इमीडिएट में इंजरी टू जॉइंट, फ्रैक्चर नियर ए जॉइंट में बी एसोसिएट विद सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जो हमारा फ्रैक्चर होगा जॉइंट के आसपास वो हमारा लिगामेंट इंजर कर सकता है, और हमारा जो जॉइंट होगा सबलक्सेशन कर सकता है और डिसलोकेशन कर सकता है। फिर आएगा हमारा इंजरी टू विसरा, ज़्यादातर हमारा पेल्विक और रिब फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हमारा इन्फेक्शन, जैसे हमने पहले भी देखा, स्पेशली इन ओपन फ्रैक्चर, ओपन में भी किसमें, जो हमारे बाहर से ओपन फ्रैक्चर हो रहा है। दूसरा हमारा हेमोरेज, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है, ज़्यादातर हमारा शाफ्ट ऑफ द फीमर में होता है। ये लॉस कैन अकर लीडिंग टू शॉक। ठीक है, फिर आता है हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्रेशर विद इन ए क्लोज मसल कंपार्टमेंट, डिक्रीज ब्लड फ्लो कैन कोज इस्केमिक मसल नेक्रोसिस और नर्व डैमेज। अगर हमारा कोई फ्रैक्चर हो या फिर कोई भी डिजीज़ हुई, जैसे फोरआर्म में कोई हमारा कंप्रेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया और हमारी ब्लड सप्लाई कट हो गई, तो उसमें क्या होगा, हमारा मसल को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इस्केमिक मसल नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा हाइपोवोल्यूमिक शॉक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक वही ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, और हमारा क्या करेगा, शॉक हो जाएगा। फिर अब आता है हमारा लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन में डिले यूनियन, मतलब जो हीलिंग होगी फ्रैक्चर की वो बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, नॉन यूनियन, फ्रैक्चर जुड़ेगा ही नहीं। माल यूनियन, जुड़ तो गया लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा है, जो फ्रैक्चर हमारा ऐसे जुड़ना था वो ऐसे जुड़ गया, ये होता है हमारा माल यूनियन। ठीक है, ओस्टियोमाइलाइटिस, बोन इन्फेक्शन मोर कॉमन इन ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब जो बोन को हमारी ब्लड सप्लाई कर रही थी वो हमारी डैमेज हो गई, अब उसमें ब्लड सप्लाई जा नहीं रही बोन में, तो बोन डेथ हो जाएगी। ठीक है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, जॉइंट डैमेज लीडिंग टू अर्थराइटिस। ठीक है, फिर आता है हमारा सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। इसमें होता है हमारा DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग इन डीप वेन पोटेंशियली लीडिंग टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ज़्यादातर हमारा एक देखा होगा कि काफ एरिया में होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट ट्रैवलिंग टू द लंग, जो हमारा DVT हुआ था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो हमारा कहाँ पे ट्रैवल करेगा, लंग्स में। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम इमोबिलाइजेशन इंक्लूड मसल एट्रोफी। अब अगर हम किसी मसल को बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, एट्रोफी, जो मसल ऐसी थी वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर सोर हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं इनको, और निमोनिया। तो फ्रैक्चर में हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे हम डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल मूवमेंट मास्टरी पे अवेलेबल हैं पूरे।